वेलकम यू ऑल। देखिए, अभी तक हमने जीएस 1 का एक आपको मैंने ओवरव्यू दिया, जीएस 4 के एग्जाम्पल प्लस डायग्राम करा दिए हैं। आपका काम इससे हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है जीएस 3। जीएस 3 के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही बताए हैं, फिर भी जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आज मैं पूरे कराऊंगा। इस वीडियो में जीएस 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीएस 2 में आपके लिए अभी तक कुछ नहीं आया है। तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी कराऊंगा, प्लस जो टफ टॉपिक हैं, जो जनरली आप करते भी हो, समझ में भी नहीं आते, ऑलमोस्ट करने के बाद भी आप रट भी लेते हो, तभी भी आपको समझ में नहीं आते, उसको देखेंगे, जिसके चांस भी ज़्यादा हैं पूछने के। तो जीएस 2 से स्टार्ट करेंगे। जीएस 2 कोशिश रहेगी कि आज जीएस 2 और 3 के मैक्सिमम टॉपिक, इवन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इसको भी कराया जाए पूरा, ठीक है। फिर आपका बचेगा उत्तराखंड का 5th और 6th, ठीक। 5th और 6th को, इनको भी हम एक दिन में देख लेंगे। आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, जैसे उत्तराखंड का पेपर 5th और 6th है ना, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो उसमें कौन कौन से आपको टॉपिक चाहिए। अभी मेरे पास चंद और परमार का एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड सेटलमेंट, ठीक है, 3 हुए। और आपका कुछ पॉलिसीज हैं वो, और थोड़े से करंट के टॉपिक हैं। ये अभी तक मुझे करंट के आपको कराने हैं, उत्तराखंड के कुछ कराए भी हैं। और आपको जो लगते हैं, जिनको आप पूरा अभी तक नहीं कर पाए हो किसी भी वजह से, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक। इसी से पूछता है मेन क्वेश्चन। कैसे पूछ सकता है इसमें कि भाई इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है ना, फीचर्स पूछ ले, फीचर्स के साथ उसमें ऐड कर दे कि इसके लिए चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस के साथ आपको थोड़े से वे फॉरवर्ड लिखनी पड़ेंगे कि ये सॉल्यूशन है, और वैसे सॉल्यूशन भी पूछ सकता है कि कैसे निपटारा किया जाए। तो 3 तरीके के हैं क्वेश्चन, इससे बाहर तो नहीं पूछने वाला, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, आप मैच कर लेना। तो चलिए, इसको करना कैसे है अभी, किया जाए। आप सबने काफ़ी पढ़ा होगा, पहले मुझे भी ऐसा लगा कि एक स्लाइड आरपीए एक्ट की उठा के नेट से और आपको उसी को एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है ना। आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत, उसमें भी है ऐसे, तो फिर क्या फ़ायदा है आपको कराने का। तो आपकी जेन्युइन हेल्प की जाएगी आरपीए एक्ट, ठीक है। आपको इसके अगर फीचर्स लिखने हैं ना, तो कोई भी एक एक्ट है, एक एक्ट है, तो वो क्या करेगा, कुछ चीज़ें होंगी जिसको वो बोलेगा कि भाई ये प्रमोट करनी है हमें, कुछ चीज़ें हैं जिनको बोलेगा इनको डिमोट करना है, डिस्करेज करना है। और एक तीसरी चीज़ भी होगी कि अच्छा, ये सब करते हुए कोई इसका वॉयलेशन करता है, इसको नहीं मानता है, उसके लिए पेनल्टी भी होगी। 3 चीज़ें ही होंगी जनरली, और चौथी चीज़ भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन 3 मोटा मोटा। अब इन 3 हेडिंग में आप 2-2, 3-3 पॉइंट सबके लिख दोगे तो आपके पास 7-8 पॉइंट हो जाएंगे आराम से। जैसे आपने लिख दिया कि ये प्रमोट करता है इन इन चीज़ों को, 2-3 पॉइंट, ये डिमोट करता है इन इन चीज़ों को, पेनल्टी के ऐसे ऐसे प्रोविजन है, तो 2-4-6 पॉइंट। फिर चैलेंजेस लिखो, सॉल्यूशन लिखो, कंक्लूजन, काम हो गया। तो कुछ रटना पड़ा, ज़्यादा नहीं, बस काम की चीज़ें। तो देखिए, पहली चीज़, ये कुछ प्रमोट करेगा, आने वाली स्लाइड में लिखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फिर आपको डिस्करेज भी करेगा इसी चीज़ के लिए कि हाँ, ये कर सकते हो, ये डूज है, ये डोंट्स है। और तीसरा, अगर आप वॉयलेट करोगे तो भाई आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक, यही है। चलिए, चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। क्या चीज़ें प्रमोट करता है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फेयर कंडक्ट, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, इतना वास्ट है कि कभी भी पूरा इसको नहीं कर पाओगे। तो सिंपली ये प्रमोट करता है कि इलेक्टोरल रोल को बनवाएगा, ठीक है, कि आपको इलेक्टोरल रोल बनानी है, उसमें अपडेटेड डेटा रखना है सभी वोटर्स का। एकदम माइल्ड सा पॉइंट है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी आपको एग्जांपल देना कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधार से इंटीग्रेट कराया है वोटर आईडी को। क्यों? ताकि जो मिनिमाइज कर पाए, हम मिनिमाइज कर पाए किसे, जो फेक वोटर्स है। तो देखिए, आपका पॉइंट हुआ, इसको बस आपने स्लाइटली 2024 से कनेक्ट करके, 2023-24 में काम स्टार्ट हो गया था, तो ये आपने करंट इसको लिख दिया, एग्जाम्पल हो गया, काम हो जाएगा। अब आता है दूसरा पॉइंट अपना, 1 सेकेंड, चलिए, ठीक।
दूसरा है इलेक्शन मैनेजमेंट। इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन का मैनेजमेंट करता है। कैसे? अभी तेलंगाना में 2024 में वोटिंग चल रही थी, तो उसके कुछ वोटिंग आवर इन्होंने बढ़ा दिए थे कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टारगेट रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि आपका जो वोटिंग टर्नआउट है उसको बढ़ाना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके लिए बढ़ाने के लिए तेलंगाना में इन्होंने 2024 में वोटिंग आवर्स बढ़ा दिए। किस सेक्शन का यूज़ करके? सेक्शन 56, 56 56 याद रहे, ठीक है, वरना एग्जाम्पल लिख देना तेलंगाना का, काम हो जाएगा। तो पॉइंट और एग्जाम्पल। तीसरा क्वालिफिकेशन, ये डिसाइड भी करता है कि कौन कौन क्वालिफाई होगा। तो एज सच कोई एजुकेशन का बार नहीं है, कोई मिनिमम एजुकेशन नहीं चाहिए, तो आप इसको भी लिख सकते हो कि नो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन। बट हाँ, अगर कोई गलत तरीके से जैसे ब्राइवरी में इन्वॉल्व हो तो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। सेक्शन 8, अभी एमपी में आपने केस देखा होगा, एक एमएलए थे जिन पे ब्राइवरी का केस एक तरह से साबित हुआ और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ये सिंपल से शब्द हैं। ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन की कैसे इंश्योर करता है कि आपको रियल टाइम अपडेट देता है ना। रियल टाइम जब वोटिंग के रिजल्ट आते हैं आपको पता चलता है, 8 बजे से पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि रियल टाइम पे क्या अपडेट चल रहा है। एक अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल लिख सकते हो, लिली थॉमस का केस था 2013 का। उसमें मना किया कि जो कन्विक्टेड एमपी या एमएलए हैं उनको डिबार कर दिया जाएगा फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए, वो प्रमोशन वाले मैंने आपको बोला 4-5 पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टोरल जो रोल है उसको बनाना, प्रोसेस को मैनेज करना, बस 4 पॉइंट भी लिखोगे काम हो जाएगा। ठीक, अब आ जाना डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी इसके फीचर्स हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन, पैसा और पावर, सिंपल याद रखना, कैसे आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो या फिर कैसे आपको डिस्करेज करता है, पैसे में और पावर में। तो पैसा कैसा कि आप 2000 से ज़्यादा कैश में नहीं ले सकते हो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट पैसे का ही है कि अभी ये बढ़ाई है लिमिट, पहले 75 लाख थी, अब 95 लाख कर दिए इन्होंने। बोला है कि 95 लाख तक एक एमपी स्पेंड कर सकता है अपने इलेक्शन में। ठीक है, इसी से प्रॉब्लम निकल के आएगी कि ये इंडिविजुअल को तो अलाउ करता है, लेकिन जो पार्टी है ना, सपोज कोई भी पार्टी है XYZ, इस पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वो कितना भी खर्च कर सकती है सॉरी। तो पैसे के 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पावर के। पावर क्या कि आप इलीगल वोटिंग कराओ, बूथ कैप्चरिंग करो, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करो तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। अभी महाराष्ट्र में हमने ये एक एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, कोट कर देना। उसके अगला, 2 साल से ज़्यादा की अगर आपको कन्विक्शन हो जाए, सजा सुना दी जाए, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो अगले 6 साल तक। ठीक है, तो उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव, तो देखो आपको लग रहा होगा कि ये तो फिर वैसा सही हो गया, इतना सारा कंटेंट हो गया, कैसे याद होगा? कुछ याद नहीं करना है, ये सब फीचर्स ही हैं, बस मैंने आपको अलग तरीके से समझाया है। समझना, वो फीचर्स पूछेगा तो आप 10 फीचर्स ऑलमोस्ट नहीं लिख पाओगे, 7 फीचर्स मैक्सिमम, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 7 से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। तो 7 में आपने 4 तो लिख दिए पहले कि इन इन चीज़ों को प्रमोट करता है, 4 ये लिख दो, 4 में चाहे 3 लिख दो, 2 लिख दो कि इन चीज़ों को डिमोट करता है, तो आपके 6-7 पॉइंट तो यहीं से हो गए। और उसके आगे भी बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, आपको प्रमोट किया, आपको डिस्करेज किया, आप फिर भी नहीं माने, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई कैसी होगी कि आप अगर किसी भी तरह की बूथ कैप्चरिंग बूथ कैप्चरिंग में संलिप्त पाए गए, कास्ट बेस्ड कोई रिमार्क आपने पास किया, आप सती या फिर डाउरी, ठीक है, एसेट्रा, इन सब चीज़ों में अगर आपको संलग्न पाया गया, संलिप्त पाया गया, तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक, एक पॉइंट ये हुआ, एक तरह से ये पेनल्टी है। और पेनल्टी क्या है कि आप 126 सेक्शन के तहत, सेक्शन 126, तो पहले बताया मैंने आपको 56, दूसरी याद रखना 126। इसमें बोला है कि एग्जिट पोल जो आते हैं ना, जब इलेक्शन चल रहा हो तब तक आप एग्जिट पोल नहीं रिलीज कर सकते हो। आपने देखा होगा जब शाम हो जाती है, जैसे आज फाइनल जो जैसे 7 फेज में 2024 की वोटिंग हुई, तो उसकी जो 7th फेज होगी, 7वां जो चरण आएगा, उस चरण की शाम को 5-6-7 बजे से फिर एग्जिट पोल आने स्टार्ट होते हैं। बीच इलेक्शन में नहीं आते, क्योंकि उससे हो सकता है वोटर इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये सब
उसके बाद आप सबने ये सब किया भी, तो अगर आपको सजा दी गई तो आप क्या कर सकते हो? तो आप तो या तो अपील कर सकते हो हायर कोर्ट्स में। दूसरा पॉइंट लिखना कि जुडिशियल रिव्यू मांग सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। तीसरा कि हम प्रेसिडेंट से पार्डन भी मांग सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हुए। एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे लगा कि हाँ कहीं यूज हो जाएगा कि नोटा की भी अब आपके लिए चॉइसेस है। ये एक तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म का ही एक पार्ट है कि आपको कोई पसंद नहीं है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। उदाहरण शायद अभी इंदौर में था क्या? इंदौर में हुआ क्या ऐसा जहां पे नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले? ठीक है, शायद इंदौर था। एक बार इसको रिचेक कर लेना प्लीज। हाँ, इंदौर या सूरत, एक जगह तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स निर्विरोध, सॉरी मीन्स अनअपोज्ड कैंडिडेट, वो जीता है कहीं, और एक जगह पे ये है। ठीक, तो 4 पॉइंट आपके ये हुए। 4 इससे पिछली वाली मैंने आपको स्लाइड में बताया, पैसे और पावर को 2 पार्ट में डिवाइड करके 4 ये, 4 वो, 8 और 5 उससे पहले बताए। 13 फीचर्स आपके पास आ गए। अब आते हैं चैलेंजेस पे। तो चैलेंजेस, बस आपको फीचर्स पता है, चैलेंजेस यहीं से निकाल दोगे। चैलेंजेस के लिए आप 5D अप्रोच, डी, बस चैलेंजेस का ऐसे डी से रट लेना। कैसे? डी से आपका डिले, चलिए इसी से बताते हैं आपको। पहला क्रिमिनलाइजेशन, ये नहीं याद रखना, आपको याद रखना एडीआर। तो पहला डी हुआ एडी, एडीआर। एडीआर क्या बोलता है कि 43% हमारे जो सिटिंग एमपी हैं वो एक तरह से उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस हैं या केसेस हैं। ठीक, तो पहला डी हुआ एडीआर, एडीआर 43%। ठीक, दूसरा डी पैसे को मैंने दौलत कर दिया है। तो पहला डी एडीआर, दूसरा डी दौलत। दौलत क्या है कि 2024 में हमने देखा इलेक्शन में जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। जो पैसा खर्च करता है तो वो वोटर को इन्फ्लुएंस ईजिली कर सकता है, ये सबको पता है। और सोशल मीडिया पे ऐसा कैप करने के लिए अभी कुछ ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कितना क्या इन्वेस्टमेंट, क्या खर्चा होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। दूसरा दौलत, तो देखिए ये वही पैसा और पावर, ये पैसा और ये पावर वाले ही जो मैंने आपको अभी पहले बताया था उसी का एक्सटेंशन है, वहीं से ड्राइव करके निकाले हैं। तीसरा डी है डीप फेक। व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डीप फेक के मीडियम से ऐसी ऐसी चीज़ें फैलाई जा सकती हैं जो वोटर को बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस कर लेंगी। और कल वोटिंग है, आज आपने उनको इन्फ्लुएंस किया, कल उन्होंने वोट डाला, परसों उन्हें इस बात का पता भी चला कि वो फेक था, तो कोई फायदा नहीं। अब 5 साल के लिए उन्होंने लॉक कर दिया है कैंडिडेट को। तो डीप फेक का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगला है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन में भी क्या, डिले इन डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी डी से ही है कि आपकी जो डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं अभी उसमें बहुत डिले होता है। जैसे मणिपुर में 2022 का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया कि जो स्पीकर थे उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है। अगला डी है डेटा प्रिवेसी। ठीक है, आधार कार्ड से सीडिंग हो रही है, वोटर्स का डेटा है, अभी उसके लिए कोई ऐसा फिक्स मैकेनिज्म नहीं है कि इंश्योर की जाए आपकी डेटा प्रिवेसी। तो 5D, 1 2 3 4 5, पहला एडीआर, दूसरा डी दौलत, तीसरा डी फेक, चौथा डिले इन डिस्क्वालिफिकेशन और पांचवा डेटा प्रिवेसी। 5D खत्म। बस यहीं से सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपना कि देखिए ये जो इतना सब कुछ चल रहा है ना, इतने परसेंट क्रिमिनल है, तो इनके लिए हमें बहुत जल्दी से जल्दी इन पे सुनवाई करनी पड़ेगी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात बोली है किसने? वेंकट चलैया कमीशन ने बोली थी, एफटीसी की। फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए इनकी सुनवाई के लिए, पहली बात। दूसरा, ये जो दौलत चल रही है ना, इस दौलत को रोकने के लिए अशोक लवासा कमेटी की रिकमेंडेशन है कि हमें एनुअल, कि सालाना सोशल मीडिया पे कैप लगा देना चाहिए कि आप मैक्सिमम इतना पैसा खर्च कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया। तो एनुअल कैप दौलत पे। बचा तीसरा, डीप फेक को कंट्रोल करने के लिए यूएसए में एक चीज़ होती है कि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जो मॉनिटर करती है कि कहीं कोई डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो हम यूएसए मॉडल से सीख सकते हैं और इंडिया में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, डिले इन डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है, क्योंकि मेन इशू है कि जो स्पीकर है वो फैसला लेते हैं, तो फैसला अगर कोई ट्रिब्यूनल बना दिया जाए इंडिपेंडेंट और वो सिर्फ ये फैसले ले कि हाँ इसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो फैसले जल्दी होंगे और थोड़े से इम्पार्शियल होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक है, अगला डेटा प्रिवेसी। डेटा प्रिवेसी के लिए BN श्री कृष्णा
कमेटी थी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, हम उसको लागू कर सकते हैं। तो देखिए, आपके फीचर्स आपको पता चले, क्या प्रमोट करेगा, क्या डिस्करेज करेगा, और दोनों को नहीं मानोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी है, आप कोर्ट जा सकते हो। 3, अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस 4D, और उसी से है सॉल्यूशन। आपका आरपीए कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियो और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ GS2 के आपको आज प्रोवाइड किए जाए, ताकि आपका हिट रेशियो भी बढ़े, और क्वेश्चन आए तो आपको सोचना ना पड़े, फटाफट लिख के अपना काम बन जाए। थैंक यू।